अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। आपके माइंड में क्या कंसेप्ट है कि व्हाट इज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या है कि चेंज इन द हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, आफ्टर सक्सेसिव जनरेशंस। ठीक है कि कोई हेरिटेबल मटेरियल, अब हेरिटेबल मटेरियल क्या है जी, जेनेटिक मेकअप में अगर चेंज आ जाता है, ठीक है, after a certain period of time, जो आप कैन से आफ्टर सक्सेसिव जनरेशंस, ठीक है, उसको हम एवोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, अब जिंदगी का आगाज देखें कायनात में, इस दुनिया में सबसे पहले जिंदगी का आगाज जो है, लाइफ का जो आगाज है, जिंदगी का जो ओरिजिन है 4 बिलियन ईयर्स एगो हुआ। उस वक्त कुछ साइंटिस्ट का ख्याल था कि जो जिंदगी का आगाज है पानी से हुआ, कुछ का ख्याल था कि रॉक लाइक मटेरियल यानी मिट्टी से हुआ। फिर उसके बाद साइंटिस्ट के जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, डिफरेंट हाइपोथेसिस, डिफरेंट थ्योरीज, डिफरेंट साइंटिस्ट पेश करते गए। फिर साइंटिस्ट का ख्याल हुआ कि जिंदगी का आगाज जो सिंगल सेल्ड जो है, जो वर्म लाइक जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुआ। उसके बाद जो साइंटिस्ट जो फर्दर रिसर्च करते गए, फर्दर हाइपोथेसिस और डिफरेंट साइंटिस्ट जो है टाइम आफ्टर टाइम जो आते रहे, तो बाद में साइंटिस्ट ने ये कंसिडर किया, उनका ख्याल था कि जिंदगी का आगाज, ये पुराना कंसेप्ट है कि बैक्टीरिया लाइक सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुआ। फिर जो मोस्ट रिसेंट जो कंसेप्ट अभी तक का, कि वो बैक्टीरिया के बजाय साइंटिस्ट ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो जिंदगी का आगाज है वो वन कॉमन एंसेस्टर जो है, ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ जो है, जितनी भी जिंदगी है, जिंदा चीजें हैं दुनिया में, उन सब का जो आगाज है ना, सिर्फ एक कॉमन एंसेस्टर जो है उससे हुआ। आर्किया को ज्यादा कंसिडर किया जाता है। आर्किया, दीज आर नॉट बैक्टीरिया बट बैक्टीरिया लाइक जो है सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुआ। और इनकी जो कुछ जो है, अगर डिटेल इसकी देखी गई, स्टडी की गई, साइंटिस्ट ने रिसर्च की, तो जो आर्किया है इनकी जो केमिकल कंपोजिशन है, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हैं, वो यूकैरियोट से ज्यादा रिजेंबल करते हैं। सो इनको कंसिडर किया जाता है दिस इज द लास्ट कॉमन यूनिवर्सल एंसेस्टर। अच्छा, अब एवोल्यूशन की एक मोर प्रिसाइज डेफिनेशन की तरफ आते हैं। एवोल्यूशन क्या है? Evolution is change in the heritable characteristics of biological populations over successive generations। कि वही वाली बात कि हेरिटेबल जो है कैरेक्टरिस्टिक्स में जो चेंजेस आ जाती हैं, ठीक, और बायोलॉजिकल पॉपुलेशन में आफ्टर सक्सेसिव जो है जनरेशन। अब हेरिटेबल जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दीज आर द जीन्स, जेनेटिक मेकअप। These characteristics are the expressions of genes that are passed on from parent to offspring during reproduction। ठीक है, अब ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन जो है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं? दीज कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जीन्स है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। माँ बाप से जाहिर है जो औलाद है वो नेक्स्ट जनरेशन है, तो उनमें जो माँ बाप की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ट्रांसमिट होती हैं। जो हेरिटेबल जो कैरेक्टरिस्टिक जो है ट्रांसफर होती हैं, ठीक है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। और आफ्टर जो है सक्सेसिव जो है जनरेशन, जो एक जो है पॉपुलेशन में, बायोलॉजिकल पॉपुलेशन में कोई हेरिटेबल चेंज आ जाता है, उसको एवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, आप इंसान की एवोल्यूशन को ही देख लें कि आप ये देखें कि पहले जो है मंकी या एप जो है, उसकी फर्दर एवोल्यूशन होती गई आफ्टर जनरेशन एवोल्यूशनरी जो हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आती गई। तो आफ्टर सक्सेसिव जनरेशन ह्यूमन बीइंग्स जो है, ठीक है, एवोल्यूशनरी हायरार्की में जिनका टॉप में नाम है मोस्ट एडवांस्ड, सबसे एडवांस्ड लाइफ फॉर्म्स हैं, ठीक है, वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनका ओरिजिन है। ठीक है, अच्छा, अब डिफरेंट साइंटिस्ट ने एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट थ्योरीज और हाइपोथेसिस जो पेश किया कि ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है वो किस तरह से हुआ। एवोल्यूशन
जो है वो किस तरह से है। इन अदर वर्ड्स सबसे पहला जो टाइम था जो 350 बीसी का मतलब बिफोर द करंट एरा, ठीक है। इस टाइम वो बहुत पुराना एंशियंट टाइम है। उस वक्त एरिस्टोटल जो है इसने अपनी एक थ्योरी पेश की थी या हाइपोथेसिस इसने अपना दिया था। एरिस्टोटल अंडरस्टूड all natural things, not only living things, as being imperfect actualization of different fixed nature possibilities known as forms, ideas or species. अब उसने ये कहा था कि जितनी भी नेचुरल थिंग्स हैं, कि कुदरत की जितनी नेचुरल जितनी भी चीजें हैं उसमें लिविंग है या नॉन लिविंग है, सारी की सारी उसने कहा था, ठीक है, कि कोई भी चीज जो है परफेक्ट नहीं होती, उसमें जो चेंजेस आती रहती हैं, ठीक है। अच्छा, और पॉसिबिलिटीज हैं कि उसमें चेंज आए, तो उसको हम उसने कहा था कि फॉर्म्स कहा जाता है, आइडियाज या स्पीशीज। फिर बुफन आ गया नेक्स्ट। इसका जो टाइम था वो 1749 एडी का था। अब एडी तो आप समझते हैं ना, एनो डोमिनी, ये टाइम वो है, कंसिडर किया जाता है कि जो है ना बर्थ ऑफ क्रिस्ट से लेके जो टाइम है ये कंसिडर किया जाता है, ठीक है। उसमें बुफन ने सजेस्ट किया था स्पीशीज कुड डिजेनरेट इनटू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, कि जो स्पीशीज हैं वो डिग्रेड होती है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो बनते हैं। अपने टाइमली डिफरेंट साइंटिस्ट आते रहे और डिफरेंट जो है एवोल्यूशन के साथ साथ जो डिफरेंट साइंटिस्ट भी अपने हर दौर में आते रहे, जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा उन्होंने अपने अपने ख्यालात पेश किए, ठीक है, और जो एक्सेप्टेबल थे उनके ये हिस्ट्री में उनका नाम आया, ठीक है। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है एरिस्मस डार्विन है। अब एक जो डार्विन जहाँ पे भी एवोल्यूशन का नाम लिया जाएगा, डार्विन का नाम लिया जाता, इनकी जो थ्योरीज हैं सारी दुनिया में एक्सेप्टेबल है। अब एक एरिस्मस डार्विन है, और ये जो फाइनल जो है ना, जो एवोल्यूशन में जिनका एक्सेप्टेबल है, जो मतलब लेटेस्ट जो है इनका ना अमंग द अदर साइंटिस्ट जो है इनके जो व्यूज हैं वो है चार्ल्स डार्विन। और ये जो पुराने साइंटिस्ट थे ये एरिस्मस डार्विन थे। उन्होंने प्रपोज किया था that all warm blooded animals could have descended from a single microorganism or filament। उन्होंने कहा था कि जितने भी वार्म ब्लडेड, अब वार्म ब्लडेड एनिमल, ये जोलॉजी वालों को तो बहुत अच्छे तरीके से बताना चाहिए। वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो एनिमल्स हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर जो है मेंटेन कर सकते हैं, जितनी भी कोई फ्लक्चुएशन हो टेम्परेचर और जैसे भी हो, लेकिन उनमें ऐसी मैकेनिज्म है उनकी बॉडी के इनसाइड कि वो उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो कोल्ड ब्लडेड कौन से हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते, जैसे रेप्टाइल है, फिश है। वार्म ब्लडेड में ये ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो एरिस्मस डार्विन ने प्रपोज किया था दैट ऑल वार्म ब्लडेड एनिमल्स could have descended from single microorganism filament, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है पीरियड था, और ये जो एरिस्मस डार्विन का पीरियड था ये 1796 एडी का टाइम था। और नेक्स्ट जो है कुवियर 1798 में इनका टाइम पीरियड था। उस वक्त जो है कुवियर साइंटिस्ट ने अपने जो है हाइपोथेसिस दिया। उन्होंने क्या कहा, कुवियर इंसिस्टेड दैट species were unrelated and fixed, their similarities reflecting divine design for functional needs। अब उन्होंने कहा था कि जो स्पीशीज में जो भी चेंजेस आती हैं, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू द नीड और सरकमस्टांसेस के अकॉर्डिंग आती हैं, जिस तरह की भी किसी की होती हैं। और जो है ये खुदाई है, डिवाइन का लफ्ज़ यहाँ पे खुदाई यानी कि नेचुरल। फिर देन जो है 1809 का जो पीरियड था, उस वक्त लिमार्क जो है साइंटिस्ट, इनको लिमार्किज्म से भी जो है जाना जाता है। इन्होंने जो ट्रांसम्यूटेशन की थ्योरी दी थी और जिसको स्पॉन्टेनियस जनरेशन के नाम से जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी उन्होंने ये कहा था कि सिर्फ जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी ये थी कि जो है लिविंग, जरूरी नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही इवॉल्व हुए,
कहा था कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनकी एवोल्यूशन होती है, हो सकती है। ठीक है। अच्छा, लेमार्क जो है, लेमार्क ट्रांसम्यूटेशन थ्योरी जो है उन्होंने जो है स्पॉन्टेनियस जनरेशन दी थी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये कहा था जो है ना, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू इन्होंने ये दिस थ्योरी, इनका ये था ख्याल कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको उसके लिए एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए होती है, तो एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस किसी ना किसी एनवायरनमेंट में वो जो है रिजाइड कर रहा होता है, और अकॉर्डिंग टू दी एनवायरमेंटल कंडीशंस या उसकी नीड्स के लिहाज से कुछ ऑर्गन्स का यूज़ एंड डिसयूज़ वो करता है। ठीक है, और जो भी चीज़ें यूज़ वो करता है उसको उसने कहा था उसमें जो चेंजेस आती हैं उसको वेरिएशन कहा था। फिर इन्होंने कहा था कि जो चेंजेस हैं ये हेरिटेबल हैं, जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो ट्रांसमिट होती हैं। फिर उन्होंने कहा था कि आफ्टर सक्सेसिव जनरेशन जो वेरिएशन जो होती रहती हैं, तो उसके बाद एक न्यू स्पीशीज जो है इमर्ज होती है, जिसको स्पीशिएशन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनकी जो इन्होंने ये था कि जनरेशन स्पॉन्टेनियस जनरेशन continues producing simple forms of life that develop greater complexity in parallel lineage. lineage होता है एक लाइन जो है, ग्रुप ऑफ जो है ना, एक पॉपुलेशन जो है, lineage with an inherent progressive tendency and that on local level these lineage adapted to the environment by inheriting changes caused by use or disuse in parents। वही वाली बात, इन अदर वर्ड्स, ये वर्ड्स ज़रा चेंज किए लेकिन इनको हम डिटेल में नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब विलियम पाले जो है, इनका पीरियड था 1802 का। ठीक है, एडी। अब इन्होंने कहा था कि इनका ख्याल था कि दैट ईच स्पीशी कैन बी डिफाइंड बाय द फीचर्स दैट परपेचुएट, यानी कि परपेचुएट एंड डेवलप देम इन अ बुक नेचुरल थियोलॉजी और एविडेंसेस ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ द डाइटी। ठीक है, उन्होंने एक बुक बनाया में अपना ये पब्लिश किया था। ठीक है, अपनी थ्योरी को उन्होंने 1802 में, which proposed complex adaptations as evidence of divine design and was admired by Charles Darwin, जिसको चार्ल्स डार्विन ने इसको काफ़ी जो है एक्सेप्ट किया था, काफ़ी सराहा था। उन्होंने कहा था कि जो भी चेंजेस आती हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स, उसको अडेप्टेशन का उन्होंने वर्ड यूज़ किया था, और ये खुदाई है, नेचुरल चेंजेस आती हैं, इन्होंने ये कहा था। फिर जो डार्विन है उनका पीरियड आ गया 1859 का। ठीक है। अच्छा, डार्विन नोटेड दैट पॉपुलेशंस ग्रोथ वुड लेड टू अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इन्होंने एक्चुअली इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। डार्विन, इनको डार्विनिज्म भी कहा जाता है, इनके पास्टुलेट्स को या इनकी थ्योरी जो है, इनके हाइपोथेसिस को ना डार्विनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। Darwin noted that population growth would lead to a struggle for existence, where a favorable variation could prevail as other perished। उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे पॉपुलेशन का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ गया और बढ़ता है, लेकिन उस लिहाज से जो फूड है और स्पेस है वो लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है, कि जो स्पेस कम पड़ जाती है और फूड उस लिहाज से वो जो है उतनी पॉपुलेशन के लिए नहीं होता, जो एक लिमिट है जिसकी वजह से पॉपुलेशन का साइज मेंटेन रहता है, और सिर्फ जो है वही सक्सेसफुल जो इंडिविजुअल है वो सरवाइव करते हैं, जो स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस करते हैं, जो कोशिश करते हैं, जो वेरिएशन को एक्सेप्ट करते हैं। और नेचर भी फेवर उन्हीं को ही करती है जो यूज़फुल हो, और जो नेचर के अकॉर्डिंग जो नहीं अपने आप को अडेप्ट करते और जो वेरिएशन एक्सेप्ट नहीं करते वो रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। और फिर उन्होंने कहा था कि जो चेंजेस आती हैं जो अडेप्टेशन के लिहाज से, तो वो इनहेरिटेबल हैं। फिर उन्होंने कहा था आफ्टर सक्सेसिव जनरेशंस जो हैं, जो चेंजेस
जो आ जाती हैं, फिर न्यू स्पीशीज बनती हैं जिसको स्पीशिएशन कहा जाता है। इनको हम डिटेल में इनके पोस्टुलेट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखें कि जो लाइफ का आगाज है अर्थ पे 4 बिलियन ईयर्स एगो हुआ। उस वक्त कुछ साइंटिस्ट ने देखा कि जिंदगी का आगाज को रॉक लाइक मटेरियल है। फिर 3 बिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ, ओल्डेस्ट डेफिनेट फॉसल ऑफ प्रोकैरियोट्स के मिले। साइंटिस्ट ने स्टडी किया फॉसल प्रोकैरियोट्स के, ठीक है। फॉसल एक्सटिंक्ट जो हैं लाइफ फॉर्म्स थी। उसके बाद जो है 2 बिलियन ईयर्स एगो अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर पे साइंटिस्ट ने डिस्कवरीज टाइमली की। फिर जो है ओल्डेस्ट डेफिनेट फॉसल्स ऑफ यूकैरियोट्स के मिले। अच्छा, फिर 1 बिलियन ईयर्स एगो साइंटिस्ट ने रिसर्च की, डिस्कवरीज की, उन्होंने ओल्डेस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मिले। फिर देन जो है लैंड प्लांट्स की डिस्कवरी हुई। फिर जो लैंड प्लांट के बाद जो है जो ह्यूमन बींग्स जो हैं, जो एवोल्यूशनरी हायरार्की में टॉप पे जो ह्यूमन बींग्स हैं, जिनको अशरफ अल मखलूकात भी कहा जाता है, कि जितने भी मखलूकात हैं उनमें सबसे जो बेस्ट जो वन है वो ह्यूमन बींग्स है, ठीक है। अच्छा, अब फाइलोजेनेटिक ट्री ऑफ लाइफ का अगर देखा जाए तो उसमें आप ये देखें कि एक कॉमन एंसेस्टर से जो है यूकैरियोट जो है, जो फाइनल जो है एडवांस्ड है एनिमल्स हैं एंड प्लांट्स हैं, उनका ओरिजिन हुआ या उनकी इवॉल्व हुआ। ये देखें, पहले ये कंसिडर किया जाता है बैक्टीरिया जो है, ये डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया हैं, ये है कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। फिर बाद में जो ये पुराना ख्याल था, अकॉर्डिंग टू न्यू जो है थ्योरी आर्किया को, ये इनकी जो है ये ज़्यादा हैं, इनकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं यूकैरियोटिक से ज़्यादा रिजेंबल करती हैं। इसको साइंटिस्ट जो है कॉमन एंसेस्टर कंसिडर करते हैं यूकैरियोट्स, इसमें एनिमल्स एंड प्लांट्स जो हैं दोनों आ जाते हैं। अच्छा, जो लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर है ल्यूका, ठीक है, वही वाली बात कि आर्किया को कंसिडर किया जाता है, जिससे ये यूकैरियोट्स जो है उनकी ओरिजिन हुई या इवॉल्व हुआ है, ठीक है। और लेकिन पहले साइंटिस्ट कुछ ख्याल के सिंगल सेल्ड जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है यानी बैक्टीरिया से इसको कंसिडर किया जाता है। ये ओल्ड हाइपोथेसिस है कि ये कंसिडर किया जाता था कि ये है लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, लेकिन रिसेंट वन जो है आर्किया को कंसिडर किया जाता है दिस इज द लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। अच्छा, अब हम लेमार्किज्म की तरफ आते हैं। लेमार्क जो है, लेमार्क साइंटिस्ट हैं, इनका पीरियड या इसको लेमार्किज्म भी कहा जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड, इसकी इनकी जो थ्योरी है ना वो एक्सेप्टेबल है, जो है उनको याद किया जाता है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इन्होंने जो थ्योरी पेश की थी, थ्योरी उसको जाना जाता है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इनके वर्ड्स पे ज़रा गौर करें कि थ्योरी इनहेरिटेंस क्या है, विरासत है, कैरेक्टर्स हैं इनहेरिटेबल, जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ट्रांसमिट होती हैं पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में, ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। अब एक्वायर्ड क्या है, अपनाए हुए जो हैं, अडेप्ट किए हुए जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उन्होंने कहा था जो बंदा जो अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस है, अकॉर्डिंग टू नीड जो अडेप्टेशंस आती हैं वो इनहेरिट हो जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन। अच्छा, ये इन्होंने अपनी थ्योरी पेश की थी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, एंड वाज प्रपोज्ड बाय, और ये नेचुरलिस्ट थे लेमार्क जो हैं, इन्होंने पेश की थी। और इनका जो टाइम था 1809 AD, उस वक्त इन्होंने ये थ्योरी पेश की थी। इन हिज फेमस बुक फिलोसफिक जोलॉजिक, उन्होंने अपनी ये जो है एक फेमस बुक उनकी फिलोसफिक जोलॉजिक में ये थ्योरी जो है उन्होंने ये पब्लिश की थी, ठीक है। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द कंपैरिजन बिटवीन द कंटेम्पररी स्पीशीज ऑफ हिज टाइम टू फॉसल रिकॉर्ड्स। उनकी जो थ्योरीज थी बेस्ड ऑन द कंपैरिजन उन्होंने किया था कि जो करंट जो है लिविंग स्पीशीज जो थी उस वक्त की,
और जो है उनको कंपेयर किया था उन्होंने, जो एक्सटिंक्ट वन है फॉसल और जो है लिविंग उस टाइम पे जो थी जो ऑर्गेनिज्म थे उनको, स्पीशीज को या ऑर्गेनिज्म के लाइफ फॉर्म्स को उन्होंने कंपेयर किया था। ठीक है। His theory is based on the inheritance of acquired characters which are defined as changes. इन्होंने एक वर्ड यूज किया था चेंजेस, चेंजेस को वेरिएशन का नाम इन्होंने दिया था। एज द चेंजेस, उनको वेरिएशंस कहा था, डेवलप्ड इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम नॉर्मल कैरेक्टर्स। इन्होंने कहा था जो नॉर्मल कैरेक्टर्स से, एक नॉर्मल जो उसके पहले जो होते हैं कैरेक्टर्स किसी भी बॉडी के या किसी भी ऑर्गेनिज्म के, किसी भी स्पीशीज के जो नॉर्मल पहले वाले कैरेक्टर्स थे उनमें जो चेंजेस आ जाती हैं इन रिस्पॉन्स टू, किसके रिस्पॉन्स में चेंजेस आती हैं? इन द एनवायरनमेंट, चेंजेस इन द एनवायरनमेंट और इन द फंक्शनिंग यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेनिज्म। कि कोई एनवायरनमेंटल चेंजेस या यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स की वजह से जो चेंजेस नॉर्मल जो है एक इंडिविजुअल में, बॉडी में आ जाती हैं, उन्होंने उसको वेरिएशन का नाम दिया था। इन देयर ओन लाइफ टाइम एंड फुलफिल देयर नीड्स। यानी कि अगर कोई नॉर्मल जो है करैक्टर्स हैं किसी बॉडी के या किसी भी स्पीशीज के या किसी ऑर्गेनिज्म के, तो उसमें जो चेंजेस एनवायरनमेंट की वजह से या यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स पूरी लाइफ में जो है स्पीशीज या इंडिविजुअल करते हैं, और चेंजेस क्यों आती हैं? अकॉर्डिंग टू द नीड्स, न्यू नीड्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है। दस लेमार्क स्ट्रेस्ड ऑन एडेप्टेशंस। उन्होंने ये कहा था कि जो सरकमस्टांसेस के लिहाज से मुताबिक बना लेते हैं ना अपने आप को, उसको अडेप्टेशंस बोलते हैं, मुताबिक बनाना, मुताबिक बनाना एज मीन्स ऑफ एवोल्यूशनरी। उन्होंने कहा था अडेप्टेशंस को उन्होंने दिया था नाम एवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशंस। अब अडेप्टेशंस क्या हैं? आप इस तरह से आपको याद रहेगा। फॉर एग्जांपल है कि आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे जो है ना बहुत वार्म जो है ना, क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे एसी नहीं है और मतलब जो है आपके लिए और कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उसमें आप क्या करेंगे? उसमें ये है कि आप जो कुछ चीज़ें ऐसे इस्तेमाल खाने पीने की करेंगे जिसके आपका बॉडी टेम्परेचर वार्म अप ना हो, आप बाथ लेंगे ज़्यादा, तो आप जो है ना उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सरकमस्टांसेस, एनवायरमेंटल जो फ्लक्चुएशन है, या कहीं आपको बहुत दूर से कोई खुराक लेने जाना पड़ता है तो आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं, अब कुछ अपने ऑर्गन का यूज़ अपनी जो है चलेंगे तो आप ज़ाहिर अपनी लेग्स का ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो कुछ यूज़ एंड डिस यूज़ ऑफ ऑर्गन, उसमें जो चेंजेस आपकी जो आएंगी उसको जो आप चेंज करेंगे एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को, उसको अडेप्ट करना कहते हैं, अडेप्टेशंस बोलेंगे। तो उन्होंने कहा कि अडेप्टेशन के लिहाज से उन्होंने वर्ड दिया था, उन्होंने वर्ड यूज़ किया था एवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशंस का नाम दिया कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो अडेप्ट करते हैं इंडिविजुअल्स, ठीक है, टाइम के साथ साथ उसमें एवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशन भी आ जाती है। उसी तरह से कहते हैं ना कि गर्म इलाके के रहने वाले जो लोग हैं और जो सर्द इलाके के रहने वाले लोग, गर्मी में इस तरह पाकिस्तान की गर्मी में आ जाए, इस जो सिब्बी साइड वाले चले जाए 50 तक टेम्परेचर, वो बियर नहीं कर पाए बिकॉज दे आर नॉट हैबिचुअल। ठीक है, हैबिटेंट्स नहीं है। और जो वहाँ के लोग हैं वो किस तरह से बियर कर रहे हैं, उनमें अडेप्टेशंस आ गई हैं, एवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशंस आ गई हैं, वो बियर कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा जो है आप कह लें कि ठंडी जगहों से लोग आ जाएं, ठंड में रहने के आदि हैं, यूके से आ जाए, बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके से आ जाए, तो वो इतनी गर्मी जो है बियर नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब जो पोस्टुलेट्स ऑफ लेमार्किज्म क्या है? पोस्टुलेट्स ऑफ लेमार्किज्म, उसमें पहला फर्स्ट वन इज न्यू नीड्स। अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट, every living organism is found in some kind of environment। कि आप फॉर एग्जांपल आप अपने आप को ही कंसिडर कर लें, इस तरह से आपको याद रहेगा कि आप जो हैं, जाहिर है आपने किसी
तरह के एनवायरनमेंट में तो रह ही रहे हैं ना, गर्म में रह रहे हैं, ठंडे में रह रहे हैं, बहुत ज्यादा फैसिलिटीज में रह रहे हैं, कोई हर ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी ना किसी टाइप के एनवायरनमेंट में रह रहा है। अच्छा, द चेंजेस इन द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अब इसमें जो एनवायरनमेंट में जो चेंजेस नेचुरली आ जाती हैं लाइक लाइट, टेम्परेचर, मीडियम, फूड, एयर एक्सेट्रा, और माइग्रेशन ऑफ एनिमल लेड टू द ओरिजिन ऑफ न्यू नीड्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्पेशली एनिमल्स। ठीक है। अच्छा, या तो एक सब पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में कोई जो है इंडिविजुअल रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप रह रहे हैं, आप इस तरह से आपको याद रहेगा, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, आप सोचें कि आपको कहीं अब्रॉड जाना पड़ जाता है, तो अब आपने क्या किया है कि माइग्रेट हो गए, माइग्रेंट है, माइग्रेशन कर ली, एक जगह से दूसरी जगह आप चले गए। तो अब क्या होगा कि आप फॉर एग्जांपल अब्रॉड चले गए हैं, वहां पे जाके आपकी सारी की सारी जो है अडेप्टेशंस न्यू होंगी, आप न्यू एनवायरमेंटल कंडीशंस और उनकी जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करेंगे। ठीक है, और आपकी न्यू नीड्स होंगी। ठीक है। अच्छा, टू अब जो है न्यू नीड्स को फुलफिल करने के लिए द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू एक्सर्ट स्पेशल एफर्ट लाइक चेंजेस इन द हैबिट्स और बिहेवियर। अब आपको न्यू जगह एडजस्ट करना है तो जाहिर है आप एफर्ट करेंगे। सबसे पहले आप उधर सर्च करेंगे, देखेंगे कि आपने कहाँ रहना है, कैसे रहना है, कैसे अपने लिए ग्रोसरी करनी है, और किस तरह से आप उसके लिए स्ट्रगल भी करेंगे, एफर्टिंग करेंगे। ठीक है, और आपकी हैबिट्स भी और बिहेवियर में भी चेंज आएगा। ठीक है। अच्छा, सेकंड वन, अब आपकी हैबिट्स बिहेवियर में चेंज आ गया, आपने एफर्ट की कि अपने आप को एडजस्ट कर सकें, फॉर एग्जांपल आप अब्रॉड चले गए, अब वहां पे हो सकता है कि यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन्स का है। अच्छा, यूज एंड डिस यूज ऑफ ऑर्गन्स क्या हुआ कि हो सकता है कि आप किसी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन ले लिया है, और हो सकता है कि आपका बस पॉइंट जो है, बस स्टॉप जो है वो बहुत दूर है भाई, तो आपको अपनी रेजिडेंस के पॉइंट से बस स्टॉप तक जाने में काफी ज्यादा चलना पड़ता है। तो उसमें क्या हुआ कि आपका यूज ऑफ ऑर्गन्स, कौन से ऑर्गन, आपने लेग्स का ज्यादा यूज किया, फुट का ज्यादा यूज किया। ठीक है, यानी कि आपकी बहुत एक्सरसाइज होगी। और डिस यूज हो सकता है आप अपना जो है ना कुछ ऑर्गन्स को डिस यूज कर रहे हैं और कुछ को यूज ज्यादा कर रहे हैं। अच्छा, द न्यू हैबिट्स, जो आपकी न्यू हैबिट्स वहां पे डेवलप हुई हैं, न्यू बिहेवियर बने हैं, इन्वॉल्व द ग्रेटर यूज ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स। अब जो है जाहिर है नई जगह पे हैबिटेंट्स हैं आप, तो वहां पे आप देखें, आप सोचें कि आपके जो कुछ आपने यूज की कुछ ऑर्गन्स का ज्यादा कर दिया, विच आर नो यूज इन न्यू कंडीशंस। The new habits involve the greater use of certain organisms to meet new needs, कि न्यू नीड्स को आपने पूरे करने के लिए आपने सर्टन ऑर्गन्स का आपने ज्यादा यूज किया, एंड डिस यूज, लेसर यूज किया सर्टन ऑर्गन्स का विच आर नो यूज इन द न्यू कंडीशन, जिसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, हो सकता है आपने हैंड्स का ज्यादा ना यूज किया हो या ब्रेन को कम यूज किया, ठीक है, करे तो उसकी जिसकी जरूरत नहीं थी। अब अपने जिस, यानी ये चीज है कि जरूरत इजाद की वहाँ यहाँ पे वो चीज आपको शायद समझ आए कि जिस चीज की इंसान को जरूरत होती है ना, उसके अकॉर्डिंग ही इंसान जो है वो अपने आप को अडेप्ट करता है, मुताबिक बनाता है, एडजस्ट करता है। ठीक है, तो अब जिस जो जरूरत थी वो ऑर्गन का ज्यादा यूज किया, जिसकी जरूरत नहीं थी उसका कम यूज हुआ। दिस यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स ग्रेटली अफेक्ट द फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब यूज एंड डिसयूज ने क्या किया कि उसने डेफिनेटली इफेक्ट किया है आपकी जो फार्म पे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल आपकी फार्म पे आप हो सकते हैं कोई हेल्दी हो पर्सन, वो स्मार्ट हो जाए ज्यादा चलने से, उसका ज़ाहिर स्ट्रक्चर में भी चेंज आ गया और उनकी फंक्शनिंग में भी कि वो ज्यादा एक्टिव हो गया। ठीक है, तो अब ये पहले तो दो पोस्टुलेट अभी आपको याद हो जाएंगे, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, अभी याद हो जाएंगे
कि न्यू नीड्स क्या है, आप देखें कि आप फॉर एग्जांपल कहीं माइग्रेट कर जाते हैं, आपके जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक टाइप की एनवायरनमेंट है, अगर उसमें कोई फ्लक्चुएशन नेचुरल चेंजेस आ जाती हैं, या आप जगह छोड़ के कहीं अब्रॉड फॉर एग्जांपल आप सोचे कि आप चले गए, वहाँ पे नई आपकी नीड्स हैं, आप उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, आप चेंजेस इन हैबिट्स में बिहेवियर में आएगी, फिर आप कुछ वहाँ पे जाके कुछ हो सकता है कि कुछ यूज़ एंड डिस यूज़ ऑफ ऑर्गन्स करें, ठीक है, तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है आप में फिर चेंज आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर जो थर्ड वन जो उसका पोस्टुलेट है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इनकी थ्योरी ही इसी नाम से याद की जाती है। अब लेमार्क बिलीव्ड दैट एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेबल। उन्होंने कहा था एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कौन से हुए भी, भाई आपने यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स का ज्यादा कर लिया, अपने आप को न्यू जो है आप लोकेलिटीज के अकॉर्डिंग अपने आप बिहेवियर में, आपकी हैबिट्स में, आपकी सेटिंग में, एडजस्टमेंट में जो भी चेंजेस, ये आपके एक्वायर्ड कैरेक्टर है, अपनाए हुए कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। अब जो लेमार्क ने ये कहा था दैट एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेबल, उन्होंने कहा था ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है ना, ये बहुत टाइम गुजर जाने के बाद जो है ना ये इनहेरिटेबल हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन एंड आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग। ये इनहेरिटेबल है और नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में ये ट्रांसमिट हो जाते हैं, so that these are born fit to face the changed environmental condition and chances of their survival are increased। और ये सारी एक्वायर्ड जो आपने वहाँ पे जाके आप सोचे हैं कि अब्रॉड जाके सारी अडेप्टेशंस की, एडजस्टमेंट की, ये अपने सर्वाइवर के लिए की ना, तो उसमें जो चेंजेस आपकी जो है ना आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है उसमें चेंज जो आप परमानेंट अगर आप में आ गया तो आपकी जो ऑफ स्प्रिंग है ना उसमें भी वो परमानेंट वो जो चेंज जो है ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप बाहर चले गए, कोल्ड कंट्री में चले गए, वहां पे जाके आपका जो कलर बहुत फेयर हो गया हो सकता है, और आप बड़े दुबले पतले और जिस तरह की हैबिट्स और सारा कुछ अडेप्टेशन हुई वो आपकी जो नेक्स्ट है प्रोजेनी उसमें ट्रांसफर होंगी। वो उसने यही कहा था कि जो चेंजेस आप अडेप्टेशन के लिहाज से आती हैं वो इनहेरिटेड है, इनहेरिटेबल है, ठीक है, इनहेरिटेबल का वर्ड यूज कर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो उनका पोस्टुलेट है वो स्पेशिएशन है। अच्छा, अब लेमार्क ने क्या कहा था, बिलीव्ड दैट एवरी जनरेशन न्यू कैरेक्टर्स आर एक्वायर्ड एंड ट्रांसमिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन, कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर्स है वो देखा कि नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हो गए। अब जो है द न्यू कैरेक्टर्स एक्यूमुलेट जनरेशन आफ्टर जनरेशन, अब जो ये न्यू कैरेक्टरिस्टिक जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है वो इकट्ठे होते रहते हैं, और जो आफ्टर ए नंबर ऑफ या सक्सेसिव जनरेशंस क्या होता है कि न्यू स्पीशीज बन जाती हैं, कि एक आप जनरेशन आफ्टर जनरेशन देखें कि न्यू जनरेशन जो है वो न्यू स्पीशीज बन जाती है, जिसको वो स्पीशिएशन कहा जाता है। So according to Lamarck, an existing individual is the sum total of the characters acquired by a number of previous generation। अब जो मौजूदा इंडिविजुअल है, फॉर एग्जांपल आप ही है ना, आप बाहर चले गए थे लेकिन आफ्टर जनरेशन आप बूढ़े हो गए, लेकिन आप देखें कि आप जो है मौजूदा अपने आप को देखें कि आप अपने आप को एग्रीगेट कर लें कि आपका जो है ना अपने आप को सम टोटल ऑफ द कैरेक्टर्स acquired by a number of previous generation, कि उसमें कुछ previous generation की characteristics होंगी, and the speciation जो है is gradual process, ठीक है। कुछ पुराने जो characteristic हैं, कुछ generation पुरानी और कुछ new generation के mixed होंगे, और जो speciation है एक gradual slow process ये होता रहता है, generation after generation जो changes आते रहते हैं। ये देख लें कि इसीलिए साइंटिस्ट आजकल कह रहे हैं कि जीन्स से भी ज्यादा माहौल का ज्यादा असर होता है, कि माहौल यानी कि ये है कि आपका जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो आप में जो चेंजेस आप जिस तरह से भी आप उसको एक्वायर करते हैं या एडजस्ट करते हैं, ठीक है, उसका जो है उसी लिहाज से आपके जीन्स में भी चेंज आना शुरू हो जाता है। तो आजकल जो यही ज्यादा सोचा जा रहा है कि जीन्स से भी ज्यादा माहौल का असर होता है, ठीक है। तो ये जो है ना दिस वाज ऑल अबाउट लेमार्किज्म, ठीक है। उम्मीद की जाती है कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी,
और जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डार्विनिज्म या डार्विन की थ्योरी जो है नेचुरल सिलेक्शन के नाम से भी याद की जाती है। तो नेक्स्ट हम वो पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।